दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के चैप्टर 1 को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सारी बातें नए सिलेबस के अनुसार समझेंगे। और देखिए, यहाँ पर हम पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के सिलेबस को चैप्टर वाइज कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में चैप्टर 1 को हम समझेंगे, जिसका नाम है राजनीतिक दल, राष्ट्रीय और राज्यीय दल। कई सारे टॉपिक्स को मैंने इस चैप्टर में ऐड किया है। सभी टॉपिक्स को हम समझेंगे ताकि ये चैप्टर काफ़ी डिटेल में आपको समझ में आ सकें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारी बातें बहुत आसान तरीके से आपको समझाई जा रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप सही से समझ सको। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है, राजनीतिक दल समान विचारधारा वाले लोगों का संगठन होता है और जिसका मुख्य उद्देश्य चुनावों में भाग लेकर सत्ता प्राप्त करना और शासन चलाना होता है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, आप दो बातें याद रखना राजनीतिक दल के अर्थ में, कि राजनीतिक दल का अर्थ ये है कि राजनीतिक दल में समान विचारधारा रखने वाले लोग होते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल समान विचारधारा रखने वाले लोगों का संगठन होता है। देखिए, लगभग जो व्यक्ति होते हैं राजनीतिक दल में, जो व्यक्ति शामिल होते हैं किसी राजनीतिक दल में, उनके जो विचार होते हैं वो लगभग समान होते हैं। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके जो सदस्य होते हैं उनकी विचारधारा समान होती है। उनके जो विचार होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। तो सिंपल सा आप ये मतलब समझिए कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ में दो बातें मुख्य रूप से शामिल हैं कि राजनीतिक दल समान विचारधारा रखने वाले लोगों का संगठन होता है, और इसमें एक बात इसमें ये ऐड है कि पॉलिटिकल पार्टी का मुख्य उद्देश्य, जो मेन पर्पस होता है, वो ये होता है कि चुनावों में भाग लेकर सत्ता प्राप्त करना और सत्ता प्राप्त करके देश का शासन चलाना, राज्य का शासन चलाना। तो दो बातें आप याद रखना, हमेशा याद रहेगा, समान विचारधारा वाले लोगों का समूह होता है, ये संगठन होता है। ठीक है, और राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है शासन चलाना, देश का शासन चलाना। इसके लिए वो चुनावों में भाग लेकर सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया। अब देखिए, राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह है जो देश के लिए एक जैसी नीतियों और विचारों पर विश्वास रखते हैं और सत्ता में आकर उन नीतियों को लागू करना चाहते हैं। ठीक है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार वो सत्ता में आने का प्रयास करके मतलब सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। संविधान के प्रावधानों के अनुसार वो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं और देश का शासन चलाना चाहते हैं। अभी हमने राजनीतिक दल के सामान्य मतलब को समझ लिया। ये मतलब दोस्तों आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम भूमिका की बात करेंगे कि राजनीतिक दल की क्या भूमिका होती है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यहाँ पे मैं आपको एक विषय समझा देता हूँ राजनीतिक दल से संबंधित। कई बार आप सुनते हैं कि कोई दल वामपंथी दल है, कोई दल दक्षिणपंथी दल है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, वामपंथी दल या जिसे लेफ्ट विंग पार्टीज़ कहा जाता है, वो दल क्या होते हैं? तो देखिए, जो वामपंथी दल होते हैं ये समाज में समानता, मजदूरों, किसानों के अधिकार और सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, वामपंथी जो दल होते हैं दोस्तों, वो समाजवाद की विचारधारा है उसके करीब होते हैं। वामपंथी दल के विचारधारा में जो समाजवादी विचारधारा है वो ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं। मुख्य उद्देश्य इनका यह होता है कि अधिक से अधिक चीज़ें सरकारी नियंत्रण में हों, सरकार अधिक से अधिक कल्याण से संबंधित नीतियां बनाए और जो गरीब वर्ग है उसका उत्थान हो, और अमीर और गरीब के बीच दूरी कम हो। अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो उसको कम किया जाए। तो ये आर्थिक समानता की बात करते हैं वामपंथी दल। ठीक है, इसके साथ ही दक्षिणपंथी क्या है? तो दक्षिणपंथी इसका अपोजिट है। देखिए, ये परंपराओं, धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्यों और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं। मतलब देश की जो संस्कृति है, ठीक है, जो धार्मिक सांस्कृतिक जो वैल्यूज़ हैं, जो देश की परंपराएं हैं, दक्षिणपंथी दल उनकी बात करते हैं। और ये पूंजीवाद की बात करते हैं, थोड़ा ये निजी क्षेत्र की बात करते हैं कि जो निजी क्षेत्र है उसको बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ ही राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक एकता इनका प्रमुख लक्ष्य होता है दक्षिणपंथी दल का। ये समझ में आया होगा आपको। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप बात को समझिए, थोड़ा मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है आपको सामान्य रूप से समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे एक तरफ है वामपंथ की विचारधारा और एक तरफ है दक्षिणपंथ की विचारधारा। ठीक है, दोनों आपस में अपोजिट आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, वामपंथी मैंने आपको समझा दिया कि जो समाजवाद की बात कर रहे हैं, जो अधिक समानता की बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि अमीर और गरीब के बीच की दूरी कम हो। ठीक है, दक्षिणपंथी मैंने आपको बता दिया कि जो थोड़ा सा पूंजीवाद की बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि निजी सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बढ़ावा दिया जाए। धार्मिक, सामाजिक, मतलब जो सांस्कृतिक वैल्यूज़ हैं उसकी बात करते हैं दक्षिणपंथी दल। ठीक है, जो देश की परंपराएं हैं उसको महत्व देते हैं, अधिक महत्व देने की बात करते हैं दक्षिणपंथी दल।
जो सांस्कृतिक एकता है, जो राष्ट्रीय एकता है, तो ये विचार दक्षिणपंथी दल में शामिल हैं। अब देखिए, कोई दल या तो वामपंथी होता है या तो दक्षिणपंथी होता है, लेकिन यहाँ पे हकीकत को समझिए। देखिए, अब कई सारे ऐसे दल होते हैं दोस्तों, जो वामपंथी भी होते हैं, दक्षिणपंथी भी होते हैं, मतलब जिनके विचार में दोनों विचार शामिल हैं, वामपंथ की विचारधारा के विचार भी शामिल हैं और दक्षिणपंथ की विचारधारा के विचार भी शामिल हैं। तो आप मेरा मतलब समझ रहे हैं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल होते हैं जो वामपंथ की विचारधारा और दक्षिणपंथ की विचारधारा के बीच में आते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं केंद्रीय दल। ठीक है, केंद्रीय विचारधारा वाले दल। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इसे नॉर्मली केंद्रीय दल कहा जाता है, इसे केंद्रीय विचारधारा वाला दल कह दिया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जो केंद्रीय विचारधारा वाले दल होते हैं वो बीच में है। ठीक है, दक्षिणपंथी और वामपंथी के लगभग इन्हें बीच में माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात और समझिए आप। अब देखिए, आज के टाइम पे की अगर हम बात करें, कुछ दल तो होते हैं कि जो पूरी तरह वामपंथ की विचारधारा से संबंधित हो और कुछ दल पूरी तरह दक्षिणपंथ की विचारधारा से संबंधित हों, लेकिन हकीकत में हम वर्तमान रूप अगर हम देखें तो बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है। तो हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कोई दल जो दक्षिणपंथ की विचारधारा के करीब है, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मतलब देखिए, बीच का हिस्सा ये रहा, ये बीच का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि हमें कोई पूरी तरह दक्षिणपंथी दल देखने को नहीं मिलता। मेरा मतलब है कि कोई दल हो सकता है कि पूरी तरह दक्षिणपंथ की विचारधारा रखता हो, लेकिन हमें अधिकतर यही देखने को मिलता है कि कोई ज़्यादातर जो राजनीतिक दल हैं, या तो वो दक्षिणपंथ की विचारधारा की तरफ झुके होते हैं या तो वो वामपंथ की विचारधारा की तरफ झुके होते हैं, लेकिन उनका जो दायरा है वो झुकाव के रूप में होता है। मतलब ऐसा भी है कि जो दक्षिणपंथी दल है, हो सकता है कि वो भी सामाजिक कल्याण की बात कर सकता है। तो हो सकता है कि कोई राजनीतिक दल है जो कि दक्षिणपंथ की विचारधारा रखता है, लेकिन वो यहाँ पर ना होकर, उसकी विचारधारा पूरी तरह दक्षिणपंथी ना होकर, हो सकता है कि वो यहाँ पर एग्जिट करता हो। इस लाइन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे कि मान लीजिए कोई राजनीतिक दल है जो कि इस विचारधारा के इस पॉइंट पर आता है, ये जो दक्षिणपंथ का जो एंड पॉइंट है यहाँ पर, अगर वो यहाँ पर आता है तो मतलब वो पूरी तरह दक्षिणपंथ की विचारधारा से जुड़ा हुआ राजनीतिक दल है। लेकिन मैंने आपको बताया कि आजकल राजनीतिक दलों की विचारधारा में भी हमें बहुत बदलाव देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि किसी राजनीतिक दल, दक्षिणपंथी राजनीतिक दल में कोई वामपंथ की विचारधारा भी उस दल में तो हो सकता है कि वो पूरी तरह दक्षिणपंथी ना होकर उसका बस झुकाव दक्षिणपंथ की तरफ हो सकता है वो इस लाइन में इस पॉइंट पर आता हो सकता है वो इस पॉइंट पर आता हो। तो आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। तो हमें ये देखने को मिलता है कि कोई राजनीतिक दल वामपंथ की विचारधारा की तरफ झुका है, हो सकता है कि वो कम वामपंथी हो सकता है वो ज़्यादा वामपंथी हो। तो ये आप इस लाइन के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा वामपंथी दल है, पूरी तरह कट्टर वामपंथी दल है, तो वो इस पॉइंट पर आएगा, यहाँ पे जो लास्ट वाला ये पॉइंट है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा कम वामपंथी है इसकी तुलना में, तो हो सकता है वो यहाँ पर आए। हो सकता है वो वामपंथ की विचारधारा की तरफ झुका है, लेकिन वो बहुत ही मतलब कम वामपंथी की विचारधारा उसमें समाहित है, ठीक है। तो वो हो सकता है वो केंद्रीय बिंदु के आसपास आता हो। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ये हो गया वामपंथी दल का समूह, ये वामपंथी विचारधारा हो गई। और यहाँ पे पॉइंट के अनुसार आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा दल कितना ज़्यादा वामपंथी की विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है। और ये हो गया दक्षिणपंथ की विचारधारा का समूह, ठीक है, और बीच में है केंद्रीय बिंदु, ठीक है। यहाँ पे सामान्य रूप से समझाना आवश्यक था ताकि सभी स्टूडेंट ये इन बातों को समझ सकें। अब देखिए दोस्तों, केंद्रीय दल मैंने आपको पढ़कर नहीं बताया था, तो एक बार फिर बता देता हूँ। ये दल ना तो ज़्यादा वामपंथी होते हैं और ना ज़्यादा दक्षिणपंथी। इनका झुकाव संतुलित होता है, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास दोनों पर बराबर ध्यान देना, ठीक है। मतलब ये बीच में है, ये दक्षिणपंथ और वामपंथ की विचारधारा के बीच में आते हैं ये केंद्रीय राजनीतिक दल। आई होप यहाँ पे ये बातें आपको स्पष्ट हुई होंगी। देखिए, राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत सिंपल सा मतलब है। राजनीतिक दल का जो मैंने अर्थ बताया वही यहाँ पे ये बातें लिखी हुई हैं, उसी से संबंधित यहाँ पे बातें आपको समझ में आएंगी। देखिए, राजनीतिक दल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्या भूमिका है? तो देखिए, राजनीतिक दल जागरूकता फैलाते हैं जनता के बीच में। राजनीतिक दल कई तरह की जागरूकता को फैलाते हैं, जैसे कि जो पार्टियाँ होती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो जनता को राजनीति के बारे में जागरूक करती हैं, मुद्दों को उठाती हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, कई सारी समस्याएं होती हैं जनता की, उसको राजनीतिक दल उठाते हैं और लोगों को अपनी सोच से जोड़ती हैं राजनीतिक दल। कभी कभी आंदोलनों के जरिए सामाजिक समस्याओं का हल भी निकालने की कोशिश करती हैं। नीतियां और कार्यक्रम तय करना। पॉलिटिकल पार्टीज अपने घोषणा पत्र में नीतियां और वादे बताती हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज अपने घोषणा पत्र के द्वारा जनता को, लोगों को ये अपनी नीतियां बताती हैं, अपने वादे बताती हैं कि अगर वो सत्ता में आएंगी तो वो क्या नीतियां, किन नीतियों को वो लागू करेंगी। इसके साथ ही चुनाव में भाग लेना। देखिए दोस्तों, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो चुनाव में भाग लेती हैं
पॉलिटिकल पार्टीज उम्मीदवार खड़ा करती हैं, उम्मीदवार अपनी पार्टी का एजेंडा प्रचारित करता है और जनता से वोट मांगता है। इसके साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक भूमिका ये भी है और एक बड़ी भूमिका है कि सरकार बनाना और चलाना। जो पॉलिटिकल पार्टी बहुमत प्राप्त करती है वही सरकार बनाती है, मंत्री उसी पार्टी से चुने जाते हैं और पार्टी की विचारधारा के अनुसार नीतियाँ लागू होती हैं। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ ही तो सरकार बनाती हैं, ठीक है। तो मतलब ये भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार और जनता के बीच सेतु, देखिए दोस्तों, सरकार और जनता के बीच सेतु यानी कि पुल का काम करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। राजनीतिक दल जनता की समस्याएं सरकार तक पहुंचाते हैं। स्पेशली जो विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो मतलब क्या करते हैं कि जनता की जो समस्याएं होती हैं उन्हें सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाते हैं। जैसे कि जनता की कोई समस्या है तो उसको मतलब राजनीतिक दल उठाते हैं, सामने लाते हैं, सरकार के समक्ष लाते हैं, ठीक है। और सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई हैं, ठीक है, उसके बारे में भी लोग, राजनीतिक दल जनता को जागरूक करते हैं। अगर उस योजना में कोई कमी है तो उसके बारे में भी राजनीतिक दल, स्पेशली जो विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो बताती हैं। इससे जागरूकता फैलती है। देखिए दोस्तों, कानून बनाने में योगदान, सिंपल सी बात है, पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती हैं तो इनका कानून बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। संसद या विधानसभा में कानून बनाने में पॉलिटिकल पार्टीज अहम भूमिका निभाती हैं। इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, वे कानूनों पर बहस करते हैं, सुझाव देते हैं और संशोधन करती हैं, ठीक है। सरकार पर नियंत्रण, विपक्ष की भूमिका, जो पार्टी सत्ता में नहीं होती वह विपक्ष बनती है। विपक्ष सरकार की नीतियों और फैसलों पर नज़र रखता है, गलतियों की आलोचना करता है। मतलब जो विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं विपक्ष में, वो सरकार पर नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। मतलब राजनीतिक दल सरकार पर नियंत्रण भी रखते हैं, ठीक है। विपक्ष जो होता है, विपक्षी दल क्या करते हैं, सरकार की जो भी गलतियां होती हैं तो उसको उजागर करने का प्रयास करते हैं। सरकार की जो भी गलतियां तो उसकी आलोचना करता है विपक्षी दल, ठीक है, बेहतर विकल्प सुझाता है। इससे लोकतंत्र में जवाबदेही और संतुलन बना रहता है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब बहुत सिंपल है सारे टॉपिक्स दोस्तों बहुत सिंपल हैं। आई होप समझ में आ रहे होंगे आपको सारे पॉइंट्स। अभी हमने यहाँ पे राजनीतिक दल की भूमिका को समझा, राजनीतिक दल के अर्थ को अभी हमने यहाँ पे समझ लिया। अब यहाँ पे हम बात करें भारत में राजनीतिक दलों के प्रकारों की। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे कई सारे प्रकार बताए गए हैं राजनीतिक दलों के भारत में, लेकिन यहाँ पे तो कुछ बातें समझ लीजिए। भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र है, मतलब भारत में एक से ज़्यादा राजनीतिक दल हैं। मतलब जैसे कि दोस्तों एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली, तो भारत में बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। मतलब भारत में एक से ज़्यादा राजनीतिक दल हैं, ठीक है। फरवरी 2024 तक 2846 पंजीकृत राजनीतिक दल हैं भारत में। इन्हें उनकी पहुंच, काम करने के क्षेत्र और आधार पर अलग अलग प्रकारों में बांटा जा सकता है। अभी देखिए सामान्य रूप से यहाँ पे थोड़ा सा वर्गीकरण आपको बताया गया है, ये सामान्य है। अभी हम थोड़ा और अच्छे से बात करेंगे। देखिए राष्ट्रीय दल, भारत में राष्ट्रीय पार्टी होती है जिनका असर पूरे देश में होता है। राष्ट्रीय का मतलब आपको समझ में आ रहा है, नेशनल लेवल की बात हम कर रहे हैं। पूरे देश पर राष्ट्रीय पार्टी का असर होता है, प्रभाव होता है, ठीक है। ये देश भर में चुनाव लड़ती हैं, देश स्तर पर ये चुनाव लड़ती हैं। मतलब ये किसी क्षेत्र या राज्य तक सीमित नहीं है, पूरे देश के स्तर पर ये चुनाव लड़ने का प्रयास करती हैं। इनकी विचारधारा राष्ट्रीय स्तर पर जनता को प्रभावित करती हैं। मतलब इनकी जो नीतियाँ होती हैं, इनका जो मतलब घोषणा पत्र भी अगर आप देखोगे तो ये राष्ट्रीय स्तर की बात करती हैं, ठीक है, पूरे देश के लिए बात करती हैं ये। उदाहरण अगर हम देखें तो राष्ट्रीय पार्टियों के उदाहरण हैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये राष्ट्रीय पार्टी के उदाहरण हैं। क्षेत्रीय पार्टी मतलब राज्य स्तर की आप समझ सकते हैं एक तरह से। देखिए जो मुख्य रूप से किसी एक राज्य या कुछ राज्यों तक सीमित रहती हैं, किसी एक राज्य या कुछ राज्यों तक सीमित होती हैं ये क्षेत्रीय पार्टी। इनका फोकस होता है क्षेत्रीय मुद्दों, भाषा या सांस्कृतिक पहचान पर जोर देना। देखिए जैसे कि उदाहरण के लिए असम गण परिषद एजीपी, ठीक है, असम की एक पॉलिटिकल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी एजीपी। इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी, आंध्र प्रदेश की एक टीडीपी पार्टी है, ठीक है। तो क्षेत्रीय पार्टी के ये उदाहरण है सामान्य रूप से। बस अभी यहाँ पे आप सामान्य रूप से जानकारी को समझिए, ऐसा नहीं कि आपको पूरी तरह रटना है हर एक शब्द, बस मतलब आपको समझ में आ रहा है राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिकल पार्टी और आपने एग्जाम्पल देख लिया, ये आपको समझ में आया। क्षेत्रीय पार्टी आपने समझ गए कि एक राज्य तक सीमित है या कुछ राज्यों तक ये सीमित होती है, हालांकि ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ठीक है। अभी और अच्छे से आगे समझाऊंगा मैं, और उदाहरण मैंने नॉर्मली आपको बता दिया। इसके साथ ही अगर हम आगे बात करें दोस्तों तो स्थानीय पार्टी भी हमें दिखाई देती है जो सिर्फ जिला या नगर पालिका स्तर पर सक्रिय रहती हैं। ऐसी कई पॉलिटिकल पार्टीज आप जब पार्षद के चुनाव होते हैं, जब नगर पालिका के चुनाव होते हैं, तब आप ऐसा देखते होंगे। कई स्थानीय पार्टियों को आप आराम से कई स्थानीय पार्टियों को आप आसानी से उस समय देख पाते हैं जब आपके एरिया में नगर पालिका के चुनाव होते हैं, ठीक है।
जब स्थानीय चुनाव स्तर पर जो चुनाव होते हैं तो उस समय आप स्थानीय पार्टी देख पाते होंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं स्थानीय पार्टी, ये जिला या नगर पालिका स्तर पर सक्रिय रहती हैं। इनका काम सिर्फ स्थानीय समस्याओं तक ही सीमित होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया, जैसे कि महाराष्ट्र में विदर्भ राज्य अखाड़ी। तो ऐसे कई स्थानीय पार्टी हो सकती हैं दोस्तों, मतलब कई सारी स्थानीय पार्टी हैं। मैंने बस एक ही उदाहरण यहाँ पे लिया अभी। पहचान आधारित पॉलिटिकल पार्टीज़, अब देखिए कुछ पहचान आधारित पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, जैसे कि जो किसी विशेष जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर बनती हैं। इनका मकसद उस समूह के हितों की रक्षा करना होता है, जैसे कि AIMIM, भारतीय ट्राइबल पार्टी। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण हैं पहचान आधारित पार्टी के। इसके अलावा मुद्दा आधारित पार्टी, जो किसी विशेष मुद्दे पर केंद्रित होती हैं, जैसे कि जो किसी विशेष मुद्दे पर केंद्रित पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कि वो मुद्दा आधारित पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इनका जन्म अक्सर एक ही बड़े आंदोलन या मांग, किसी मुद्दे को लेकर इनका जन्म होता है। जैसे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ आंदोलन के रूप में आ जाती हैं सामने। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी मांग को लेकर ही बन जाती हैं कि हमारा ये मुद्दा है और हम चाहते हैं कि सरकार हमारा ये मुद्दा हल करे, और फिर बाद में उसी मुद्दे को लेकर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ बन जाती है। तो ये मुद्दा आधारित पार्टी होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसे अब BRS कहा जाता है, भारतीय राष्ट्र समिति कहा जाता है। देखिए, सिर्फ तेलंगाना राज्य की मांग के लिए ये पार्टी बनी थी। बाद में 2022 में पार्टी का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्र समिति BRS कर दिया गया, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर ये पार्टी राजनीति कर सकें। तो आई होप ये बात भी आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आई होगी। तो यहाँ पे बहुत सामान्य रूप से हमने भारत में राजनीतिक दलों के प्रकार को समझा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जो भारत का चुनाव आयोग है उसके अनुसार राजनीतिक दलों के प्रकार को हम समझ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं भारतीय चुनाव आयोग ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राजनीतिक दलों को 3 हिस्सों में बांटा है। ठीक है, 3 हिस्सों में बांटा है। अब हम यहाँ पर इसको समझते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी, पहले है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, जिनका असर पूरे देश में होता है। ठीक है, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। इन्हें ECI मतलब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारतीय चुनाव आयोग है, यहाँ पे आप भारतीय चुनाव आयोग लिख सकते हैं। राष्ट्रीय पार्टी मान्यता तभी देता है। देखिए, भारतीय चुनाव आयोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तभी देता है, तभी राष्ट्रीय पार्टी मान्यता देता है, जब वे कुछ शर्तें पूरी करें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ शर्तें बताई गई हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ECI के द्वारा यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्राप्त करना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे ECI ने कुछ यहाँ पे शर्तें रखी हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक एक करके समझते हैं हम। देखिए, 4 या उससे ज़्यादा राज्यों में 6% वोट प्लस 4 लोकसभा सीटें। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 4 राज्यों, कम से कम 4 राज्यों या उससे अधिक, 4 या 5 या 6 राज्यों से 6% वोट मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब लोकसभा के 6% वोट मिल जाते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है, 4 या 4 से अधिक राज्यों से, साथ में 4 लोकसभा की सीटें भी मिल जाती हैं। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को जो ECI है, भारतीय चुनाव आयोग है, वो राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दे देगा। यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जिसे 4 या उससे ज़्यादा राज्यों से लोकसभा के कुल 6% वोट मिल गए, लोकसभा चुनाव में उसे 6% वोट मिल गए। ठीक है, और उसने 4 लोकसभा की सीटें भी जीत ली, उसको मतलब 4 लोकसभा की सीटें भी मिल गई। तो इसका मतलब भारतीय चुनाव आयोग उसे राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दे देगा। ठीक है, एक ऑप्शन ये भी है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में कम से कम 11 सीटें मिल जाएं 3 राज्यों से, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा के चुनाव में 11 सीटें जीत जाती है 3 राज्यों से, तब भी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो सकता है। समझ में आपको बात आ गई कि 3 राज्यों से अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 11 सीटें जीत जाती है। तो दोस्तों, आई होप यहाँ पे ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके साथ ही या राज्यों में राज्य पार्टी की, 4 राज्यों में राज्य पार्टी की मान्यता होना। मान लीजिए कि कोई राज्य स्तर की पार्टी है, ठीक है, जिससे 4, अभी मैं आपको समझाऊंगा राज्य पार्टी का मतलब, लेकिन नॉर्मली अभी आप समझिए कि 4 राज्यों में किसी राज्य पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी को 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो उसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा ECI के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है इसको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखिए, लोकसभा में कम से कम 11 सीटें, मतलब कम से कम 3 राज्यों से किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर 11 सीटें मिल जाती हैं लोकसभा की, तो उसे ECI राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दे देगा। जैसे कि मान लीजिए
किसी पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ 2 राज्यों से ही 11 सीटें मिल गई, तो इसका मतलब है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की मान्यता नहीं मिलेगी। यहाँ पे शर्त यह है कि कम से कम 3 राज्यों से प्राप्त हो। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 3 राज्य से या 4 राज्य से भी अगर 11 सीटें प्राप्त हो जाती हैं तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, 2024 तक भारत की 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ठीक है, CPIM, नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है। आई होप यहाँ पे ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई। अभी हमने राष्ट्रीय पार्टी को समझा। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राज्य पार्टी की। देखिए, जो किसी खास राज्य या कुछ राज्यों तक सीमित रहती हैं। राज्य पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो किसी एक राज्य या कुछ राज्यों तक ही सीमित होती हैं, उन्हें राज्य पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अब देखिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त करना है तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, मतलब कुछ शर्तें हैं, जिसमें से एक शर्त ये है कि उस राज्य, जो भी संबंधित राज्य है, उस राज्य की विधानसभा, मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर किसी राजनीतिक दल को राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त करना है तो एक शर्त यह है कि किसी राज्य के चुनाव में, किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव में 6% वोट प्लस 2 विधानसभा के चुनाव की सीटें, मतलब 2 विधानसभा के सीटें अगर वो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएगी तो उसे राज्य पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। इसे मैं और सरल कर देता हूँ। कोई एक राजनीतिक दल है, ठीक है, अगर उसे किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव में 6% वोट मिल जाते हैं और वो विधानसभा की 2 सीटें जीत लेता है, तो ऐसे में उस पॉलिटिकल पार्टी को राज्य पार्टी की मान्यता मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो विधानसभा चुनाव लिखा है ना, ये किसी एक राज्य की बात हो रही है। जैसे कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में किसी पॉलिटिकल पार्टी को विधानसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को 6% वोट मिल गए और साथ में उसने उत्तर प्रदेश की विधानसभा की 2 सीटें भी जीत ली, तो अगर वो दोनों ये शर्त अगर वो पूरी कर रहा है वो राजनीतिक दल, तो उसे राज्य पार्टी की मान्यता मिल जाएगी, ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है। एक शर्त और भी है कि, मतलब एक दूसरा ऑप्शन, यहाँ पर एक वैकल्पिक ऑप्शन ये भी है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है, लोकसभा चुनाव में 6% वोट मिल जाए, ठीक है, और एक सीट वो लोकसभा की जीत जाए। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हम एक राज्य की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो शर्तें हैं ना, वो किसी एक राज्य के अनुसार यहाँ पे चल रही हैं। कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की, देखिए, लोकसभा का चुनाव पूरे देश में होता है, पूरे देश के स्तर पर होता है, लेकिन राज्य में भी मतलब सीटों का बंटवारा है, ठीक है। मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हो रहा है और उत्तर प्रदेश में जो मतलब लोकसभा के लिए चुनाव हुए, तो उसमें अगर उत्तर प्रदेश की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उसे लोकसभा चुनाव में 6% वोट मिले हैं, ठीक है, उस राज्य से, जो भी संबंधित राज्य है, उस राज्य में लोकसभा के चुनाव में 6% वोट अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिले हैं और साथ में वो उसी राज्य में लोकसभा की कोई एक सीट भी जीत लेती है, ठीक है, तो उसे राज्य पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। आप समझ गए। कोई राज्य है, जैसे कि मान लीजिए बिहार है, तो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। अब बिहार में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, देखिए लोकसभा चुनाव तो पूरे देश के स्तर पर ही हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात को समझिए कि अगर मान लीजिए कि किसी राज्य के अंदर लोकसभा चुनाव में 6% वोट किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिल गए और उसी राज्य में उसने लोकसभा की एक सीट भी जीत ली, तो इसके द्वारा भी वो पॉलिटिकल पार्टी को राज्य पार्टी का मान्यता मिल जाएगा, ठीक है, राज्य पार्टी की मान्यता उस पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाएगी। इसके अलावा एक ऑप्शन है विधानसभा की कुल सीटों का 3%। देखिए यहाँ पे दोस्तों मतलब को समझिए। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, बिहार में चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, बिहार में विधानसभा के चुनाव मान लीजिए हो रहे हैं। अब उस चुनाव में किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है, 3% वोट मिल जाते हैं विधानसभा के चुनाव में, कुल सीटों का 3%। मतलब यहाँ पे दोस्तों मेरे से थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे देखिए वोट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सीटों की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, वोट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम सीटों की बात कर रहे हैं। तो विधानसभा की कुल सीटों का अगर 3% मिल जाता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसे राज्य पार्टी की मान्यता मिल जाएगी, या फिर कम से कम 3 सीटें जीतना। अब बात को समझिए, यहाँ पे हम एक विधानसभा की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी संबंधित राज्य है, पंजाब है मान लीजिए, ठीक है, तमिलनाडु है मान लीजिए, कोई भी एक राज्य लीजिए आप। अब उस राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अब उस राज्य की विधानसभा की कुल सीटों का 3% अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाता है, मतलब उस राज्य में मान लीजिए सपोज 60 सीटें हैं, विधानसभा की 60 सीटें हैं। अब 60 का 3% कितना हुआ?
तो 60 का 3% लगभग 1.8 समथिंग आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ये मतलब ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है एग्जांपल। थोड़ा मैं दूसरा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि किसी राज्य की विधानसभा में 100 सीटें हैं, ठीक है। अब 100 सीटों का 3% कितना हुआ, तो मतलब 3 सीटें हुआ। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 3% सीट मिल जाती है, ठीक है, राज्य की विधानसभा के चुनाव में, तो उससे राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। या सिर्फ जितनी भी सीट हों, लेकिन अगर सिर्फ 3 सीटें मिल जाएं, कम से कम 3 सीट अगर वो जीत जाए पॉलिटिकल पार्टी विधानसभा के चुनाव में, तब भी उसे राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक ऑप्शन यहाँ पे, एक शर्त या ऑप्शन यहाँ पे ये भी है, उस राज्य को आवंटित लोकसभा सीटों के हर 25 सीटों के लिए कम से कम एक लोकसभा सांसद। देखिए एक सिंपल सी बात को समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि किसी राज्य में 50 लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। किसी राज्य में मान लीजिए 50 लोकसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, जैसे कि 50 लोकसभा की सीटें हैं, तो हर 25 सीटों पर अगर एक सीट किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाती है, उस राज्य से संबंधित 25 सीटों पर अगर एक सीट अगर कोई राजनीतिक दल जीत जाता है, ठीक है, हर 25 सीटों पर, तो उसे भी राज्य पार्टी का दर्जा मिल सकता है, मिल जाएगा मतलब, ठीक है। थोड़ा मैं स्पष्ट रूप से समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई राज्य है, ठीक है, भारत का कोई राज्य है जिसके पास लोकसभा की 50 सीटें हैं, ठीक है। अब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसी राज्य में, ठीक है, दो सीटें जीत जाती हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो इस शर्त को पूरी कर रही है कि राज्य को जो सीटें मिली हैं उसके हर 25 सीटों पर वो एक सीट जीत पा रही है, ठीक है। मतलब उसने हर 25 सीट पर एक सीट जीत ली। 50 सीटें हैं टोटल किसी राज्य में, और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उस राज्य में लोकसभा की 2 सीटें जीत ली। 50 में लोकसभा की 50 सीटों में से 2 सीट अगर किसी राज्य ने जीत ली, तो उसको भी राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। अब मान लीजिए कि किसी राज्य में लोकसभा की 75 सीटें हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसी राज्य में लोकसभा की 3 सीटें मिल जाती हैं, तब भी उस पॉलिटिकल पार्टी को उस पॉलिटिकल पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि किसी राज्य में 75 सीटें हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी को 4 सीटें मिल जाती हैं, तब भी उसे प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वो क्राइटेरिया तो पूरा कर दिया ना राजनीतिक दल ने। यहाँ पे यही लिखा है, ठीक है। अर्थात प्रत्येक 25 सीटों के लिए एक MP, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या उसकी किसी भिन्नता यानी कि अनुपात में, ठीक है, 25 सीटों के मतलब जो भी सीटें मिली हैं, मतलब यहाँ पे मेन यही ध्यान रखना कि हर 25 सीटों पर एक लोकसभा सांसद। देखिए दोस्तों, 2024 तक भारत में 76 राज्य पार्टियां हैं। कुछ उदाहरण जैसे कि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, ठीक है, गोवा में है ये। पंजाब, देखिए शिरोमणि अकाली दल, पंजाब की एक पॉलिटिकल पार्टी है शिरोमणि अकाली दल। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण यहाँ पे लिए मैंने। हालांकि 2024 तक के हम आंकड़े देखें तो 76 राज्य पार्टियां हमें दिखाई देती हैं। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना कि मैंने 2024 के ही मतलब आंकड़े यहाँ पर लिए हैं। मैं सोच रहा था थोड़ा और लेटेस्ट मतलब आंकड़ा लिया जाए, 2025 के आंकड़े को शामिल किया जाए, बट 2024 तक मेरे को जो आंकड़ा मिल रहा था वो थोड़ा ज़्यादा विश्वसनीय था, और एसवायर की बुक में भी 2024 तक के आंकड़े को ही शामिल किया गया, तो इसलिए भी मैंने इसी को वरीयता दी। 2025 का जो आंकड़ा था उसमें थोड़ा मेरे को मतलब भिन्नता देखने को मिल रही थी, अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग जगह थोड़ा अलग अलग नंबर देखने को मिल रहा था, इसलिए मैंने 2024 तक के आंकड़े को यहाँ पर लिया है, ठीक है। आप भी यूज़ कर सकते हैं इसे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिए तीसरा यहाँ पे राजनीतिक दल है, वो है पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। अब ये कैसे दल होते हैं, तो देखिए ये वे पार्टियां हैं जो ECI यानी कि भारतीय चुनाव आयोग में पंजीकृत तो हैं, मतलब रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय या राज्य पार्टी का दर्जा नहीं मिला। ये अक्सर बहुत छोटी या नई पार्टियां होती हैं। 2024 तक अगर हम बात करें तो ऐसी 2764 पार्टियां भारत में हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे ECI लिखा है, तो आप जब लिखें तो नॉर्मली आप भारतीय चुनाव आयोग लिख दें, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा आंसर राइटिंग करते समय। आई होप यहाँ पे ये बातें आपको दोस्तों क्लियरली समझ में आ गई। अभी हमने यहाँ पे क्या समझा, तो हमने यहाँ पे समझा भारत में राजनीतिक दलों का वर्गीकरण भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। काफ़ी सिंपल था, समझ में आई होंगी सारी बातें दोस्तों। आपको डिटेल में दोस्तों इसलिए समझाया जा रहा है ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएँ और मतलब आपके मन में सारी चीज़ें अच्छे से बैठ जाएँ। इससे आपको टॉपिक लंबे समय तक याद भी रहेगा। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए जो मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको कई सारे फ़ायदे मिलते हैं, ठीक है, जो गैर मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनकी तुलना में। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, मान्यता प्राप्त में
राज्य पार्टी और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी दोनों शामिल हैं। बस कौन शामिल नहीं है, तो वो है पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। यही मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में शामिल नहीं है। तो देखिए, एक जो फ़ायदा होता है मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के पास, वो होता है चुनाव चिन्ह सुरक्षित रहता है। अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त है, तो उसका चुनाव चिन्ह कोई और पार्टी इस्तेमाल नहीं कर सकती। इससे मतदाता उस पार्टी को आसानी से पहचान पाते हैं। मतलब जो चुनाव चिन्ह होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का जो चुनाव चिन्ह होता है वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, एक फ़ायदा तो ये हो गया। ज़्यादा स्टार प्रचारक, मतलब देखिए, ऐसी पार्टियाँ 40 तक स्टार प्रचारक, जिन पार्टियों को मान्यता प्राप्त होती है, वो 40 तक स्टार प्रचारक बना सकती हैं, जबकि बाकी पार्टियां सिर्फ 20। इन प्रचारकों के खर्च को उम्मीदवार के खर्च में नहीं गिना जाता, जिससे उम्मीदवार को खर्च करने में आसानी होती है। देखिए दोस्तों, स्टार प्रचारक मतलब हर पार्टियां अपना कुछ स्टार प्रचारक मतलब बताती हैं कि देखिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी में ये 40 स्टार प्रचारक हैं। अगर मान लीजिए कोई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, वो बता रही चुनाव के दौरान कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी के ये 40 लोग स्टार प्रचारक हैं। इसका फ़ायदा ये हो जाता है दोस्तों, जैसे कि कोई नेता है जो कि स्टार प्रचारक है, तो उस नेता का जो चुनाव प्रचार के दौरान जो वो नेता खर्च करेगा, तो उसे उस खर्च को व्यक्तिगत खर्च नहीं माना जाएगा, उसको व्यक्तिगत खर्च में नहीं गिना जाता, जिससे कि वो चुनाव प्रचार के दौरान अधिक खर्च कर पाता है। जो स्टार प्रचारक होते हैं, उनके द्वारा जो खर्च किया जाता है वो उम्मीदवार के खर्च में नहीं गिना जाता, क्योंकि प्रत्येक उम्मीदवार की अगर हम बात करें तो उनके लिए सीमा लगाई गई है कि आप इतने रुपए ही चुनाव प्रचार के दौरान खर्च कर सकते हो। लेकिन जो स्टार प्रचारक होते हैं, ठीक है, उनको कई सारी छूट मिलती है और उनके खर्च को उम्मीदवार के खर्च में नहीं गिना जाता। ठीक है, यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जिन्हें मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उन्हें 40 तक स्टार प्रचारक वो 40 स्टार प्रचारक बना सकती हैं, जबकि जो मान्यता प्राप्त नहीं है वो सिर्फ 20 ही स्टार प्रचारक बना सकती हैं। इसके अलावा नामांकन में आसानी। देखिए, जो मान्यता प्राप्त पार्टी होती है, उसके उम्मीदवार को नामांकन भरने के लिए सिर्फ एक प्रस्तावक चाहिए। मतलब जब नामांकन भरा जाता है, उम्मीदवार के तौर पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है, तो उसे अपना एक नामांकन पत्र दाखिल करना होता है, एक नामांकन भरना होता है। ठीक है, उस उम्मीदवार को, तो उम्मीदवार को जब कोई उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त पार्टी का कोई उम्मीदवार अगर नामांकन भरता है, ठीक है, चुनाव के लिए, तो उसे सिर्फ एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है, तो उसे आसानी होती है काफ़ी। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उन्हें 10 बाकी जो मतलब उम्मीदवार होते हैं जो गैर मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित होते हैं, तो उन्हें 10 प्रस्तावक की ज़रूरत होती है नामांकन के दौरान। इसके साथ ही सरकारी ज़मीन मिलती है। राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त पार्टियों को दफ्तर बनाने के लिए सरकार ज़मीन देती है। देखिए, जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, चाहे वो राज्य स्तर के हों, हालांकि राज्य स्तर की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन तभी आप ये ध्यान रखिए कि जो मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, तो उन्हें सरकारी ज़मीन भी मिलती है दफ्तर बनाने के लिए। तो इतना इनफ है दोस्तों। अब देखिए, एक फ़ायदा यहाँ पर ये भी है, टीवी और रेडियो पर ज़्यादा समय मिलता है। जो मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनको चुनाव प्रचार के लिए टीवी और मतलब टेलीविज़न और रेडियो पर ज़्यादा समय मिलता है, जिससे वे ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाती हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पे ये बात आपको क्लियरली समझ में आई होंगी। देखिए, आगे के जो चैप्टर्स हैं वो भी इसी पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ चैप्टर है। वो भी आपको, जब आप उनको भी समझेंगे तब जाके और अच्छे से आपको राजनीतिक दल का जो चैप्टर है ये और अच्छे से क्लियर होगा। मतलब आगे के जो चैप्टर्स हैं दोस्तों, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो भी इस चैप्टर से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो जो आपकी पहली यूनिट है, उस यूनिट में ही 3 चैप्टर हैं। तो तीनों चैप्टर को अगर आप समझ लेंगे तो और अच्छे से आपको जो आपकी पहली यूनिट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हालांकि हम अपने सिलेबस को चैप्टर वाइज ही कवर कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 को हमने काफ़ी आसानी से समझा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हुए होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।